इमेजिन करिए आप छुट्टियां मनाने या किसी काम से किसी कंट्री जाते हैं, अपना पासपोर्ट निकालते हैं और ऑफिशियल सडनली आपको बोलता है ये पासपोर्ट तो इनवैलिड है। अजीब लग रहा है ना? लेकिन ये रियलिटी बन गया है अरुणाचल प्रदेश की एक महिला के लिए। 23 नवंबर को इस महिला ने शंघाई एयरपोर्ट पर लैंड किया और 18 घंटे के लिए डिटेन हो गई। और किस बात के लिए? क्योंकि उसके पास इंडियन पासपोर्ट था। और ये काफी ट्रेंडिंग न्यूज़ बन गया है और इंडिया चाइना के लिए एक नया मेजर क्राइसिस बन गया है। तो चलिए इसको डिटेल में समझते हैं। आगे बढ़ने से पहले बता दूं, इंडिया चाइना रिलेशंस यूपीएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब चलिए बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश सिर्फ एक स्टेट नहीं है, बल्कि इंडिया और चाइना के बीच का सबसे कंट्रोवर्शियल टेरिटरी रहा है। पर ये डिस्प्यूट आज का नहीं है। 1962 में जब इंडो चाइना वॉर हुआ था, तब से चाइना अपना क्लेम बार बार रिपीट करता है। हर कुछ सालों में एक नया स्टेप लेता है। कभी चाइनीज मैप रिलीज करता है जिसमें अरुणाचल को उनका स्टेट दिखाया जाता है, जैसे साउथ तिब्बत, तो कभी वीजा प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। और रिसेंट ईयर में तो सिचुएशन और भी ज़्यादा टेंस हो गई है। 2017 का डोकलाम स्टैंड ऑफ, 2022 में तवांग क्लैश और 2023 का फ्रेश मैप कंट्रोवर्सी। सब इन सब ने दिखाया है कि ये सिर्फ पॉलिटिकल या पेपर वॉर नहीं है। ऑन ग्राउंड भी चाइना हर चांस पर इंडिया को चैलेंज कर रहा है। इस कॉन्टेक्स्ट में जब एक अरुणाचल प्रदेश की महिला शंघाई एयरपोर्ट पर लैंड हुई, तो उसका पासपोर्ट इनवैलिड कह दिया गया। तो ये सिर्फ एक केस नहीं, बल्कि चाइना की एक अनएंडिंग टेरिटोरियल पॉलिसी का पार्ट है। देश की सॉवरेनिटी पर डायरेक्ट सवाल खड़ा करता है और एक बहुत बड़ा मैसेज देता है। और इस स्टोरी में नया क्या है? पहली बार एक सिंपल ट्रैवलर को टारगेट बनाया गया है, बिना किसी पॉलिटिकल या मिलिट्री रीजन के। इसका मतलब क्लियर है, चाइना की तरफ से चैलेंज अब एक नई लेवल पर आ चुका है। अब ये कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ सरकार से सरकार तक सीमित नहीं रही, बल्कि हर सिटीजन भी अब इसका डायरेक्ट फील करेंगे। तो चलिए देखते हैं 23 नवंबर को आखिर हुआ क्या था संगाई एयरपोर्ट पर। एक अरुणाचल प्रदेश की बॉर्न महिला, बिल्कुल आम नागरिक, अपने रेगुलर ट्रिप पर शंघाई एयरपोर्ट लैंड करती है। फिर पासपोर्ट निकालती है इमिग्रेशन काउंटर पे, बिल्कुल ही नॉर्मल रूटीन के अनुसार। लेकिन जैसे ही चाइनीज इमिग्रेशन ऑफिसर ने उसका पासपोर्ट देखा, उन्होंने चेक किया और बोला आपका तो बर्थ प्लेस अरुणाचल प्रदेश है। उसके बाद बोले योर पासपोर्ट इज इनवैलिड। अरुणाचल प्रदेश इंडिया का टेरिटरी नहीं है। ये सिंपल रिजेक्शन नहीं था, ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट था। ऑफिशियल ने उससे पूछना शुरू कर दिया, वेयर आर यू फ्रॉम, हु गेव यू दिस पासपोर्ट, डज दिस कंट्री एवर एग्जिस्ट। 18 घंटे तक वो महिला डिटेंशन में रही, क्वेश्चनिंग की गई और ह्यूमिलेशन भी किया गया। डिटेंशन रूम में इंडियन एम्बेसी को फिर कांटेक्ट किया गया, इंडियन डिप्लोमेट्स को इंटरवीन करना पड़ा और फिर 18 घंटे बाद फाइनली उसे रिलीज कर दिया गया। पर सोचिए, एक आम यात्रा, एक इंसिडेंट और पूरी इंडिया चाइना रिलेशनशिप को एक नया क्राइसिस दे गई। ये इंसिडेंट देखे तो चाइना ने न सिर्फ वीजा को क्वेश्चन किया है, बल्कि इंडियन पासपोर्ट को भी पूरी तरह से क्वेश्चन किया है। और जब इंडियन गवर्नमेंट को पता चला तो उनका क्या रिस्पॉन्स रहा, चलिए आगे देखते हैं। इंडियन गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स इमीडिएट और स्ट्रॉन्ग था। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने तुरंत ट्वीट किया। एमईए ने क्लियरली कहा अरुणाचल प्रदेश भारत का इंटीग्रल पार्ट है, पॉइंट ब्लैंक, इससे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। और सिर्फ स्टेटमेंट तक नहीं, इंडिया ने एक फॉर्मल डिमार्च लॉन्च किया। डिमार्च मतलब ऑफिशियल डिप्लोमेटिक प्रोटेस्ट। इंडियन एम्बेसी ने चाइनीज एम्बेसी को डायरेक्टली कॉल किया और एक्सप्लेनेशन डिमांड किया। और हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह ने बोला कि अरुणाचल प्रदेश इंडिया का टेरिटरी है और हमेशा से रहेगा। पर चाइना चाइना ने क्या किया, अब ये भी देखते हैं। चाइना ने ना इस चीज़ के लिए माफ़ी मांगी और बिल्कुल स्ट्रेट रहते हुए चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर के स्पोक्स पर्सन ने कहा अरुणाचल प्रदेश चाइना का साउथ तिब्बत है। चाइना ने कभी भी इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया है कि ये इंडिया का पार्ट है। डायरेक्ट काउंटर कर दिया जो इंडिया ने बोला था। चाइना ने और भी आगे कुछ बातें कही, जैसे हमारी ऑफिशियल्स ने सिर्फ इमिग्रेशन प्रोसीजर को फॉलो किया है, मतलब चाइना इस एक्ट को जस्टिफाई कर रहा है कि ये डिटेंशन जो हुआ है वो सही है। और उसके बाद चाइना ने एक रिवर्स ब्लेम लगाते हुए कहा इंडिया शुड रिस्पेक्ट चाइना टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, यानी इंडिया को ही उल्टा ब्लेम कर दिया और खुद को डिफेंड करने लगा। इस पूरी घटना की टाइमलाइन देखें तो 23 नवंबर की शाम को इस महिला को डिटेन किया गया। 24 की सुबह इंडिया ने प्रोटेस्ट किया और 24 के आफ्टरनून को महिला को जाने दिया गया, लेकिन चाइना ने माफी मांगने से मना कर दिया यहाँ पे। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, इंडिया को आखिर आगे क्या करना चाहिए। ये इंसिडेंट सिर्फ एक क्राइसिस नहीं, बल्कि इंडिया के लिए एक अपॉर्चुनिटी भी है अपने स्ट्रॉन्ग स्टैंड को दिखाने के लिए। सबसे पहले देखते हैं इस इंसिडेंट का क्या इम्पैक्ट रहा है।
इंडिया चाइना रिलेशनशिप इस साल बेहतर हो रहे थे। इंडिया और चाइना ने कुछ एग्रीमेंट साइन किए अक्टूबर में और बॉर्डर पीस और डिफरेंट मेजर्स लिए टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स को सोल्व करने के लिए। मतलब ये है कि दोनों देश नॉर्मलाइजेशन चाहते थे, लेकिन ये इंसिडेंट पूरा ही अपोजिट है। दूसरा, चाइना ने क्लियरली मैसेज दे दिया है। वो कहता है कि अरुणाचल प्रदेश 60 साल से चाइना का एक इंटीग्रल पार्ट रहा है। मतलब नॉर्मलाइजेशन कभी पॉसिबल नहीं है जब तक चाइना अपना पोजीशन चेंज नहीं करता है, और ये ट्रस्ट इरोड हो रहा है। इकोनॉमिकली देखें तो बायलैटरल ट्रेड 115 बिलियन डॉलर्स का है, लेकिन अगर ये टेंशंस एस्केलेट होते हैं तो ट्रेड सफर होगा, इन्वेस्टमेंट सफर होंगे, स्टूडेंट्स जो एक दूसरे कंट्रीज जा रहे हैं वो सफर होंगे, कंट्रीज को लॉस होगा और ग्लोबल परसेप्शन बनेगा। चाइना का इमेज बहुत ही एग्रेसिव दिखाएगा। तो इंडिया को क्या करना चाहिए? इंडिया के पास दो प्लान्स होने चाहिए, एक शॉर्ट टर्म और एक लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म की बात करें तो इंडिया को इमीडिएट स्टेप्स लेने चाहिए। सबसे पहले ये इशू को यूएन जनरल असेंबली में रेज करना चाहिए, इंटरनेशनल फोरम्स में इस इंसिडेंट को हाईलाइट करना चाहिए और अपने क्वाड मेंबर्स और फ्रेंडली नेशंस से सपोर्ट मांगना चाहिए। उसके बाद फिर इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन को कंप्लेंट फाइल करनी चाहिए चाइना के इम्प्रॉपर एयरपोर्ट प्रोसीजर्स के लिए, और एक ट्रैवल एडवाइजरी भी इशू करनी चाहिए इंडियन सिटीजन्स के लिए और उनको ऐसे प्रैक्टिसेस के लिए वार्न करना चाहिए। लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी देखें तो बॉर्डर एरिया पे इंडिया को डेवलपमेंट और तेज करना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को और इम्प्रूव करना चाहिए ताकि हमारी बॉर्डर और स्ट्रांग बनी रहे। और इंडिया को इस मसले पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, अपनी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को मेंटेन करना चाहिए और नेगोशिएशंस पे फर्म रहना चाहिए। और जैसा कि मैंने बताया, अपने अन्य कंट्रीज़ के साथ टाइज़ को स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट है, इंटरनेशनल लॉ प्रिंसिपल्स को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। इंडिया लीगल केस को इस अच्छे से वेल डॉक्यूमेंट करना चाहिए। ये सारी स्ट्रेटजीज मिल के एक कॉम्प्रिहेंसिव रिस्पॉन्स क्रिएट करेगी आने वाले कुछ समय में। तो इसेंशियली इंडिया को अपने स्टैंड पर फर्म रहना चाहिए, डिप्लोमेसी स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए और स्ट्रेटजिकली स्मार्ट मूव करना चाहिए। अब बात करते हैं इंडिया चाइना रिलेशंस के टॉपिक आप कहाँ कहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। प्रीलिम्स के जीएस पेपर 1 में इंडियन ज्योग्राफी में सेक्शन बॉर्डर एंड बाउंड्री डिस्प्यूट्स, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज, फिजिकल एंड पॉलिटिकल ज्योग्राफी ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, और जीएस पेपर 2 के इंडियन पॉलिटी और इंटरनेशनल रिलेशंस में कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ स्टेट्स, सॉवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, इंडिया चाइना बायलैटरल रिलेशंस, इंटरनेशनल कन्वेंशंस एंड एग्रीमेंट्स। और मेंस की बात करें तो मेंस जीएस पेपर 2 इंडिया एंड नेबरहुड में जैसे इंडिया चाइना रिलेशंस एंड बाउंड्री डिस्प्यूट्स, बायलैटरल डिप्लोमेसी एंड फॉरेन पॉलिसी स्ट्रेटजी, रीजनल स्टेबिलिटी एंड जियोपॉलिटिकल implications। और जीएस पेपर 3 में सिक्योरिटी, बॉर्डर मैनेजमेंट एंड नेशनल सिक्योरिटी, क्रॉस बॉर्डर इंसिडेंट्स एंड रिस्पांस मैकेनिज्म। चलिए अब कुछ एमसीक्यूज के बारे में बात करते हैं और आप सबसे अनुरोध है कि इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दें। इन विच ईयर डिड अरुणाचल प्रदेश अचीव फुल स्टेटहुड? आपको बताना है चार ऑप्शंस में से 1975, 1980, 1987 या 1992। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट टर्म डज China officially used to refer to Arunachal Pradesh? North Tibet, South Tibet, East Tibet, yes, Central Tibet. The recent detention of Arunachal's woman at Shanghai airport occurred in which month? September 25, October, November या फिर December? और दो questions मेंस के लिहाज से जो important हो सकते हैं वो है, analyze the detention of an Arunachal Pradesh woman at Shanghai airport as a diplomatic incident, discuss China approach to territorial disputes and suggest India's strategic response while maintaining bilateral stability. Second question, the Arunachal dispute remains unresolved for 60 plus years of Indian administration and multiple conventions. Examine India's constitutional position and outline diplomatic, legal, strategic measures to strengthen its claim while engaging with द इंटरनेशनल कम्युनिटी। इन दोनों मेंस क्वेश्चंस का भी आप अच्छे से प्रैक्टिस करें और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।